नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को, नेशन नाउ के सब दर्शकों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। गुजराती न्यू ईयर है आज। नव वर्ष की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आज चित्रगुप्त दिवस भी है, चित्रगुप्त की पूजा भी होती है और कल भाई बीज भी है, भाव बीज जिसको कहा जाता है, भैया दूज, टिक्का, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं प्रदीप जी जैसे हर रोज मैं यहाँ बोलता हूँ पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, ये हम लोग मान करके चलते हैं। और हमारा देश है, बहुत प्यारा देश है, बहुत खूबसूरत देश है। इस देश को खूबसूरत बनाए रखना ये हम लोगों का फर्ज है साहब। आई डोंट थिंक वी शुड अलाउ दिस कंट्री टू डिटीरियोरेट इनटू एनीथिंग एल्स। सो it's our responsibility too, because do remember, democracy gives you rights but also gives you lots of responsibility. That is the most important thing, and that's something that people forget, Pradeep ji. Yes sir. Duties and responsibilities. The constitution also gives you fundamental rights and it shall talk about fundamental duties of every citizen. दुरुस्त बात है। और ड्यूटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाकर के वोट करें। ड्यूटी का मतलब ये भी है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ना जाने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार कह चुके हैं, अगर आपके सामने कहीं कचरा पड़ा है, कुछ पड़ा है, मदद कीजिए उसको उठाने में। आसपास साफ सफाई रखिए। आसपास आप साफ सफाई रखेंगे, पूरा देश साफ हो जाएगा। क्या बात है, ईच वन टीच वन। एक शख्स अगर अच्छा काम करेगा, सब लोग अगर अपना अपना काम अच्छे से करेंगे, पूरा देश बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, जबरदस्त हो जाएगा सब। सर स्वच्छ भारत एक बहुत बढ़िया उदाहरण है मोदी साहब ने जो इंट्रोड्यूस किया। महात्मा गांधी ने शुरुआत किए थे, बट मोदी साहब ने जस्ट एग्रेसिव तरीके से परस्यू किया। दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। इनफैक्ट जो सिंबॉलिक उन्होंने खुद झाड़ू लेके सफाई करना शुरू कर दिया, जो भी इट वाज सिंबॉलिक गेस्चर दैट एवरीबडी हैज टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। एंड जो एप्स इंट्रोड्यूस हो गया, सेंट्रल यूनियन सेंट्रल ऐप, दैट आप कहाँ भी कचरा है फोटो निकाल के आप भेज दो, and it was really working. Everybody, I tested it myself and it trickled down to the lowest level. When the prime minister said it trickled down to the local bodies तक trickle down हुआ, और local bodies भी अपना खुद का ऐप डेवलप कर लिया है कि कचरा का भी हो, गार्बेज का भी हो, आप तुरंत हमें फोटो भेजिए, within hours we'll clean the entire mess. और जैसे मोदी जी ने खुद एक्नॉलेज किया सबके सामने कि इसमें बच्चों ने बहुत मदद करी। यस सर। उन्होंने क्या कहा कि भाई मोदी जी ने कहा है अपने पेरेंट्स को कि आप यहाँ पे कचरा ना करें, which is amazing. Today is also Children's Day, by the way. Yes. Pandit Jawaharlal Nehru's birthday. So happy birthday to the first Prime Minister of India. Mr. Modi is also wished him. And at the moment with us from the BJP, our old friend Mr. Vinayak Ambekar. Vinayak Ambekar साहब नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सो सर, आज बाल दिवस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, आज चित्रगुप्त की पूजा भी है, गुजराती न्यू ईयर भी है और कल भाई बीज भी है। मतलब भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर 55 से ज्यादा न्यू ईयर होते हैं सर। जबरदस्त। मतलब ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा सर पूरी दुनिया में कहीं। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सीधी बात है। जैसा अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे कि जिस प्रकार स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से और लोगों ने मिल करके उनका साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं। मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट वी सॉ पीपल रियलाइजिंग दैट दे आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी, कि लोगों की रिस्पांसिबिलिटी भी है डेमोक्रेसी में, सिर्फ राइट्स नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी भी है। जबरदस्त है सर। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? जरूर सर। मोदी जी ने एक अभियान चालू किया, वो एक पॉलिटिकल नेता होते हुए भी उन्होंने खुद को एक सामाजिक नेता करके उस अभियान में खुद को प्रेजेंट किया, या उस अभियान का विचार किया, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि उन्होंने पहला जो कोई फोकस दिया, वो पहला फोकस उन्होंने लोगों की मानसिकता बदलने में दिया।
अभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने लोगों के मानसिकता के ऊपर कोई अभियान चलाया ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो उन्होंने वो पहला फोकस दिया। आपने देखा रहेगा कि उन्होंने जितने भी सोशल लीडर्स है या कल्चरल लीडर्स है या सिने जगत के लीडर्स है, जैसे विद्या बालन जी है, उनको सम्मिलित करके लिया और उन्होंने लोगों की मतलब लोगों की मानसिकता बदलने को प्राधान्य दिया। साथ ही साथ उन्होंने जैसे शौचालय बनाना, बाद में पब्लिक जो ये है गार्बेज डिस्पोजल है उसको सुधारना, या क्लीन सिटी एक कैंपेन चलाते हैं, या क्लीन सिटी का एक वो ये भी चलाते हैं, एक अभियान भी चलाते हैं। तो ऐसे सब जैसे उपक्रम किया, वो सब उपक्रम के साथ पहला फोकस उनका था कि लोगों की मानसिकता बदले, और उस मानसिकता बदलने के लिए चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका उपयोग उन्होंने किया और इतनी कल्पकता से किया जो पहले कभी नहीं किया था, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप जी। यू नो, बीजेपी का जो कैंपेन है, राम आ रहा है, बीजेपी राम आ रहा है, एंड आज अमित शाह जी ने खुलेआम कहा कि 70 साल से राम मंदिर के माध्यम से, राम मंदिर के इश्यू पर कांग्रेस was not doing justice to the people of the country. That is what Amit Shah said. और 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राण प्रतिष्ठान राम मंदिर का करने वाले हैं और एक कैंपेन चला हुआ है, राम आ रहा है। भव्य बीजेपी, मोदी जी का कहना, भव्य सोमनाथ, भव्य केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल और अयोध्या में रामलला। तो जिस प्रकार से अमित शाह जी ने आज खुलेआम किया, क्या एक पॉलिटिसाइजिंग हो रहा है पूरे इलेक्शंस के ओर से कि 70 साल में कांग्रेस ने राम मंदिर का निर्माण में इनजस्टिस किया लोगों के प्रति, हिंदुओं के प्रति। हाउ डू यू सी इट अंबेडकर साहब? ये कोई पॉलिटिसाइज करना ऐसा इसको कहा नहीं जा सकता, ये तो फैक्ट्स बताना ही पड़ेगा ना। कांग्रेस ने जो किया वो किया करके बोलना पड़ेगा, जो नहीं किया वो नहीं किया करके बोलना पड़ेगा। वही कांग्रेस है जिसने 2019 में ये राम मंदिर का जो केस का निर्णय था वो 2019 के इलेक्शन से पहले ना लगाए, आगे ढकेले। वही कांग्रेस है जिसने बोला कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं होता, ये काल्पनिक है, मिथ्यक है। ये सब बोलने वाले कांग्रेस वाले थे। तो ये तो जनता को याद देना ही पड़ेगा ना कि कांग्रेस ने क्या पाप किए हैं। उनके कई लीडरों ने राम के बारे में क्या वचन उन्होंने किए हैं, क्या बोले हैं, ये सब तो दुनिया को बताना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा, मतदार को बताना पड़ेगा। उसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं है कुछ भी। बट जिस प्रकार से ब्यूगल, अंबेडकर साहब, ये ब्यूगल बजा रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, राम मंदिर का निर्माण। और देखो, एक बहुत बड़ा चीज यही है कि मोदी साहब आज के तारीख में, जो राहुल गांधी का जी का आरोप है कि मैं जब बोलता हूं कि ओबीसी, एससी और एसटी का सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, मोदी साहब कहते हैं कि सबसे बड़े जाति जो है वो गरीब लोग का है, मैं गरीबों का मदद करता हूं, गरीबों के सोचता हूं, गरीब लोग के लिए सब करता हूं। जब राहुल गांधी कास्ट के बारे में बात करते हैं, मोदी साहब गरीब के बारे में बात करते हैं। और कुछ दिनों पहले मोदी साहब ने खुद चालू कर दिया कि मैं ओबीसी हूं, मैं प्रधानमंत्री ओबीसी हूं, और भाजपा ने मुझे ओबीसी होने के बावजूद मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर उन्होंने गिनाया कि कितने सेंट्रल कैबिनेट में ओबीसी मिनिस्टर है, कितने एमपीज आपके ओबीसी है, कितने एमएलएस और एमएलसीज। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि जब राहुल गांधी सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मोदी जी गरीब की बात करते हैं, और फिर मोदी साहब खुद ओबीसी बन के लोगों के सामने जाते हैं कि मुझे वोट दो। हाउ डू यू सी इट अंबेडकर साहब? इज इट नॉट पॉलिटिसाइजिंग अगेन? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि एससीबीसी, ये जो कमीशन था, उसको घटनात्मक अधिकार देने के लिए कांग्रेस ने कितने साल लगाए। आपको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के 40 साल के शासन में कभी भी ओबीसी के लिए कुछ भी किया नहीं गया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए और जब उन्होंने मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट किया और मंडल कमीशन ने रिपोर्ट देके ओबीसी को कोई आरक्षण देने की बात चलाई, तो कांग्रेस थी कि जिसने उसको लंबा खींचा और उसमें कोर्ट बैटल तैयार किए। तो कांग्रेस जो जब भी ओबीसी का बात निकालती है, अभी राहुल गांधी 10 साल उनकी सत्ता थी, 10 साल भाजपा की सत्ता है, तभी कभी उनको ओबीसी का याद नहीं आया। सेंट्रल मिनिस्ट्री में कितने
सेक्रेटरीज ओबीसी है, वो उनको 19 साल के बाद याद आया, वो भी इलेक्शन के पहले। तो वो तो प्योरली पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और ओबीसी को सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसने दिया है? तो वो भाजपा ने दिया है। वो एससीबीसी जो कमीशन है, वो कमीशन को घटनात्मक दर्जा दिया उन्होंने, बीजेपी ने दिया। बाद में उन्होंने 131 अमेंडमेंट करके जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसको भी आरक्षण देने का प्रयास किया है। बाद में उन्होंने जो ओपन कैटेगरी में कोटा रहता है उसमें ओबीसी को पहले टाइम, जो ऑल इंडिया कोटा रहता है उसमें ओबीसी को कोटा दिया। ये सब करने वाली तो बीजेपी है ना। तो इसमें पॉलिटिसाइज तो राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी जी पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन सर उसमें गलत क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अंबेडकर साहब, वाई यू डिफेंडिंग? अगर पॉलिटिसाइज है तो है, अगर पॉलिटिक्स है तो है। ये देखिए साहब, ऐसा है, ये बात बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है कि सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई यात्रा जो अयोध्या तक गई लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आई, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें मतलब व्हाई डू यू नीड टू जस्टिफाई? जो है सो है सर, आफ्टर ऑल वी आर ऑल इन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स में है ना, तो उसमें गलत क्या है? जब मोदी जी, फॉर एग्जाम्पल, पूरी बात सुन लें सर, मध्य प्रदेश में आज उन्होंने जो भाषण दिया, जबरदस्त भाषण दिया सर। उन्होंने कहा कि भाई जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये कौन से विदेशी चश्मा पहना हुआ इन लोगों ने कि देश का ये विकास नहीं देख रहे? इनको राम मंदिर नहीं चाहिए था, इनको जो ट्रिपल तलाक हम लोगों ने मतलब बैन किया, हमारी मुसलमान बहनों को इक्वल राइट्स देने के लिए, बाकी सारे देश के साथ बिल्कुल इक्वल राइट्स देने के लिए जो हम लोगों ने बैन किया, वो इनको नहीं चाहिए था। रिपील ऑफ आर्टिकल 370 और 35A इनको नहीं चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर, ये किया तो किया। अंबेडकर साहब बताएं। नहीं, मैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूँ या मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ये जो किया है वही मैं बोल रहा हूँ। खाली साहब ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये पॉलिटिसाइजेशन है क्या, तो मैं बोलता हूँ कि ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, ये बीजेपी का इनहेरेंट एजेंडा है कि ओबीसी को एम्पावर करे। आपको याद रहेगा तो पहले ओबीसी लीडर्स को प्राथमिकता देने वाली खाली भारतीय जनता पार्टी, ये पहली पार्टी है जिन्होंने आज से 30 साल पहले कोई ओबीसी लीडर्स अपने पार्टी को लीड करे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। और वो भी ऐसा कोई दिखावे के लिए नहीं किया था, दिखावे के लिए नहीं किया था, वो उनको एम्पावरमेंट किया। उसके वजह से तो नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बन गए ना ओबीसी रहते हुए। सो दैट इज पॉलिटिक्स। So that is politics, sir. It is not politics, sir. It is empowerment of OBCs. Politics क्या है उसमें? Strengthening the MSMEs. Sir, there is nothing wrong in politics. Let's be very clear. You are in politics. We are also in politics in a way, and all of us do very positive politics for the country. Let's be very clear. And Mr. Modi has set an example for all of us to follow. इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना एग्रेसिव प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले काफी देर से देखा नहीं है, आज जैसे थे। क्या है मतलब, मुझे लग रहा है कुछ ये कांग्रेस की तरफ से मुझे लग रहा है कुछ पिन प्रिक आया है या कुछ उल्टा सीधा कुछ हुआ है। क्या है पता, ये क्या वजह है सर? प्रधानमंत्री गए 9 साल स्पष्ट वक्ता करके सभी जगह पे भाषण देते हैं, स्पष्ट वक्तव्य रहता है उनका। कोई भी इसमें वो कोई भी बात छुपाते नहीं है जनता से, जनता को पूरा ओपन करके बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अचानक से वो आज एग्रेसिव हुआ है, वो पहले से एग्रेसिव रहते हैं। और वो जो बोलते हैं वो मुद्दे की बात रहती है। वो राहुल गांधी जैसा कोई भी एक ये घोषणा देके नहीं, चौकीदार चोर है ऐसा बात नहीं रहता है उनका। वो मुद्दे का बात रहता है, जो जनता समझ सकती है वैसी बात करते हैं, जनता को उदाहरण देते हैं और जनता उनकी बात मानती है। जी प्रदीप जी, आज नेहरू जी के याद में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा कि नेहरू जी एक विचार है, नेहरू जी एक विचार है फ्रीडम के लिए, नेहरू जी एक विचार है प्रोग्रेस के लिए, नेहरू जी एक विचार है जस्टिस के लिए, और उनका कंट्रीब्यूशन कोई इरेज नहीं कर सकता इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन हिस्ट्री में। और आगे जाके वो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि कभी भय के वातावरण में आपको काम नहीं करना। तो क्या राहुल गांधी जी आज के सिचुएशन बता रहे कि भय, और उनका कैंपेन है कि डरो मत, नॉट बी अफ्रेड। भले सीबीआई सामने आए, ईडी सामने आए, बीजेपी के वेपन है ईडी, सीबीआई एंड पोलराइजेशन, डरो मत।
Now, how do you see, is Rahul Gandhi carrying forward the legacy of Jawaharlal Nehru ji, Vinayak Ambedkar sahab? How do you see that? देखिए, नेहरू जी एक विचार है, ऐसा जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, उन्होंने बताना चाहिए कि नेहरू जी का विचार क्या है। आपको मालूम है कि 1990 के साल में जो नेहरूवियन मॉडल था इकोनॉमी का, जिसमें आप सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ावा दे रहे थे गए पहले 60 साल, आप देखिए चाइना और इंडिया दोनों एक ही समय में स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। चाइना आगे निकल गया क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमी को पहले ओपन कर दिया। इंडिया ने अपने इकोनॉमी को नेहरूवियन मॉडल के अंदर दबा के रखा था, कंट्रोल करके रखा था, परमिट राज था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी और परमिट राज में पूरा भ्रष्टाचार होता था। तो ये 1990 में जब वो निकाली गई, इंडिया ने ओपननेस स्वीकारा, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तब से आगे की प्रोग्रेस हुई है। तो नेहरू का जो विचार था, नेहरूवियन मॉडल जो था डेमोक्रेसी का, वो फेल्यूर है। और नेहरू जी का क्या विचार है? 60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को देना और वो बाद में बोलना कि वो जमीन उपजाऊ नहीं थी, ये नेहरू जी का विचार है। और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है कि 1 इंच भी भूमि हम चाइना को नहीं देंगे, ये भाजपा का विचार है। तो राहुल जी विचार की बात करेंगे तो राहुल जी को पहले विचार समझ में तो आना चाहिए उनकी। वो तो स्क्रिप्टेड भाषण बोलते हैं। उस स्क्रिप्टेड भाषण में आज नेहरू जयंती के मुहूर्त पे उनको ये भाषण दिया करके उन्होंने किया। कभी जनता को बताए नेहरू के मॉडल क्या है, नेहरूजियन मॉडल क्या है, नेहरू जी का विचार क्या है, ये तो बताए कभी। लेकिन सर वो कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब हम चाइना के ऊपर बात करना चाहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना असल में कहां है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है, ना ही इंफॉर्मेशन देने को तैयार है। अंबेडकर साहब, क्योंकि ये चाइना के एजेंट है। इन्होंने चाइना की पीपल्स पार्टी के साथ कांग्रेस ने एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट में क्या लिखा है, उन्होंने क्या कमिटमेंट किया है, वो पब्लिक को पहले बताए ना। और ऐसे एजेंट लोगों के सामने चाइना के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बताएगी? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, वो नेशन का हित चाहती है। ये एजेंट लोगों के साथ कैसे डिस्कशन करेंगी? उनको अपने सगे पोल खोल करके कैसे दे देंगी? कभी नहीं दे सकती। और वो भारत के विरोधी लोग हैं, तो उनको उनके साथ कोई डिस्कशन करना ये मुमकिन ही नहीं है। उनको लेकिन डिस्कशन यहाँ पर सर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने बात करी तो इसलिए उसी पे एक और चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद 1963 में जब पार्लियामेंट मिली, तो पार्लियामेंट में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं? यूनानिमस रेजोल्यूशन ये पहला पास हुआ था 1963 में कि भारत का हर स्क्वायर इंच जो भी चाइना ने ले लिया है हम लोग वापस लेंगे। यही रेजोल्यूशन दोबारा पास किया गया 1996 में। तो सर उस पे क्या हम लोग काम कर रहे हैं? देखो, उसमें काम कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि परिस्थितियां जो बदल गई, आप जो बात कर रहे हैं 1963 की, तब से आज तक जो परिस्थितियां बदली गई, उसमें भारत इकोनॉमिकली पीछे रह गया, चाइना इकोनॉमिकली बहुत आगे चले गया। मगर भारत ने जो बैकलॉग था वो आज कवर करके लाया है। गए 9 साल में मोदी जी ने बहुत सा वो कवर किया है। और अपनी इकोनॉमी जब वो पूरी दुनिया में 10th प्लेस पे थी, वो अभी आज 5वें स्थान पर आई है और तीसरे स्थान के लिए प्रयत्न चालू है। जबकि चाइना और हम बराबर के इसमें आएंगे इकोनॉमिक सिचुएशन में। तो चाइना के पास एक अलग से पावर है, वो पावर है उनका सिक्रेसी। वो पावर तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो हमारी डेमोक्रेसी प्यारी है और डेमोक्रेसी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये इक्वल लड़ाई नहीं है, ये थोड़ा सा अनइक्वल लड़ाई है। मगर वो जो मूल ठहराव है उसको आज भी भारतीय जनता पार्टी कायम रखी है। और इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी जिक्र है जी, कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो 1948 में हमसे ले लिया गया था। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम लेफ्टिनेंट जनरल थिमैया was not allowed to pursue the Pakistani army which was retreating. करेक्ट। By again, I'm sad to say, after all Pandit Nehru did very good things, but one of the black marks against him is this कि 1948 में he should have allowed
Lieutenant General Thimayya to pursue the Pakistani army, and we could have liberated what is now Pakistan occupied Kashmir. Very unfortunately that didn't happen. लेकिन सर चलिए ये तो बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरफ करेंगे, when will India become strong enough to be able to challenge China. यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जब भी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से बात होती है या लीडर से बात होती है इस विषय के बारे में कि भाई आपकी क्या सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो वो एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा बार चाइना नरेंद्र मोदी जी गए हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करार हुआ है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। वो क्या करार है वो भी जरा उजागर कर दें। ऐसा कुछ हुआ है सर अंबेडकर साहब? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ चाइना करार करेंगी नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट विचारधाराएं हैं, तो ये सवाल ही आता नहीं। और नरेंद्र मोदी जी जितने भी बार चाइना में गए वो पूरे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनके जो कमांडोज है, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसर्स है, उनके साथ गए। तो राहुल जी जब फॉरेन में जाते हैं तो उनके जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने उसको छोड़ के क्यों जाते हैं? तो उनका भी दौरा समझो ओपन है, वो राष्ट्र हित के लिए है, तो उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी लेके जानी चाहिए, कोई गवर्नमेंट से असिस्टेंट लेके जाना चाहिए, तो वो अच्छी बात कर सकते थे ना। तो सिक्रेसी तो उनके तरफ है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ क्या सिक्रेसी है? वो तो ओपन है उनके दौरे, और वो प्राइम मिनिस्टर के तहत जाते हैं, उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता है और पूरी जो उनकी नहीं, बात प्राइम मिनिस्टर होने के पहले सर, जब उनके ऊपर बैन था, उनके ऊपर पाबंदी थी यूएस ट्रैवल करने के लिए, यूके वगैरह ट्रैवल करने के लिए, तो उस वक्त सिर्फ चाइना में अलाउड थे और अन्य ऐसे देश में नहीं, तो नहीं, उस वक्त उस- जाया करते थे। नहीं, नहीं। सर ये कहा जाता है, ये एलिगेशन है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। जी। जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किया था जी। और वो गुजरात में इंडस्ट्रीज लाना चाहते थे, तो वो कम से कम 12-13 देशों में गए थे, उसमें चाइना एक था। जी। और उस टाइम में चाइना में इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो चाइना में जाके, और वो भी मुख्यमंत्री थे, वो भी उनके सब पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ जाते थे। और मुख्यमंत्री को किसी विदेशी देश में जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, ये आपको भी मालूम होगा। और आइटिनरी रिवील करनी होती है। करेक्ट। तो वो जी। सब देख के वो परमिशन Correct। लेके वो जाते थे, और इसके लिए उनका कोई सीक्रेट है नहीं ना। लेकिन चाइना ये में अच्छा जाते- सर ये तो बता दें कि जो आज मोदी जी ने कहा है कि भाई क्या कांग्रेस के लोग कौन सा विदेशी चश्मा पहनते हैं कि उनको भारत का विकास दिख नहीं रहा है? क्या है ये? उनको नहीं दिख रहा है कि भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इतनी इंडस्ट्री लग गई है, और तो और छोड़िए, आईफोन जो है वो भी मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। सर आईफोन 15 इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ओवर हियर इन इंडिया। और तो और छोड़िए, बाकी जितने भी ऑटोमोबाइल मेजर्स हैं, फोर्ड को छोड़ करके, फोर्ड हैज पैक्ड अप एंड गॉन, बट द रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग हियर। Heavy vehicles being manufactured here, Volvo manufacturing over here, even Volkswagen manufacturing over here, indigenous automobile industry like Maruti, which of course has a collaboration with Suzuki, so you can't really call it totally indigenous. Tatas, Mahindras, the automobile industry is seeing a boom. It has never seen such a boom before. Let's be very clear. And in Pune, for example, quite a few of the factories which are shut down, they have opened again. So I must congratulate you. This, I mean, so there is a boom on. तो ये क्या वास्तविकता में क्या कांग्रेस को दिखता नहीं है सर? मतलब क्या है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, राहुल जी का स्टडी तो कुछ नहीं है, वो स्क्रिप्टेड सब भाषण देते हैं। वो स्क्रिप्टेड में उनको खाली मोदी जी के ऊपर मोदी जी के दोष निकालना, इतना ही काम दिया है। और मैं तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ कहता हूँ कि उनका स्क्रिप्टिंग जो होता है, जो स्क्रिप्टेड भाषण उनके पास आता है, वो इंडिया में नहीं बनता, इंडिया के बाहर से भी उसके कंटेंट्स आते हैं। जैसा महुआ मोइत्रा के केस में अपने सामने आया कि शी वॉज बीइंग मैनेज बाय थर्ड पर्सन फ्रॉम दुबई, तो राहुल गांधी जी भी अभी जैसे वो एक Sir, I have heard she was managing the third person. But Ambedkar साहब, Hang on a minute. I have heard she was managing the third person. He was not managing her. No. और she मगर was जो being managed by a third person from Dubai. But I admire her, sir. I am a fan of hers. She's a very good parliamentarian. I hope she comes back into the Lok Sabha. She's still in the Lok Sabha, not suspended yet.
But very frankly, she's a credit to the Lok Sabha. But we'll have a discussion on that. No, later. but you जी. know, some things that राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो कैंपेन चलाते क्यों किया, तो उसके लिए कभी-कभी जवान आपका you have problems answering it. फार्म लॉज लाया, क्यों वापस लिया? जीएसटी से आपने टोटल छोटे उद्योग को खत्म कर दिया. डीमोनेटाइजेशन, टेरर फंडिंग, ये सब बंद करने वाले थे, मगर यू डोंट सेलिब्रेट, द बीजेपी डजंट सेलिब्रेट डीमोनेटाइजेशन एज अ ग्रेट अचीवमेंट. आप खुद एडवाइस और अपने ही कार्यकाल में 2000 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस करना और वापस लेके वापस विड्रॉ करना. Now it will be difficult for BJP. Do you think it is difficult for BJP to answer these questions, sir? Ambedkar साहब? एब्सोल्युटली नॉट. जिसको कोई फाइनेंस समझता है, इकोनॉमिक समझता है, उसको ये मालूम है कि जब नोट बैन किया गया तो उस समय में जो नए नोटा छापने का जो विकल्प था वो 2000 के नोट इसलिए लाई गई थी और उसी समय ये बताया गया था कि इट्स एन टेम्पररी अरेंजमेंट. और वो टेम्पररी अरेंजमेंट इसके लिए थी क्योंकि 500 के जिस मतलब मात्रा में पुराने नोट बदलने थे, उस मात्रा में 500 के नोट छोटे काल में छापके नहीं होने वाले थे, इसलिए एक हायर डिनोमिनेशन की नोट उसको जोड़ी गई और वो टेम्पररी है करके उसी समय गवर्नर ने बताया था, आरबीआई के गवर्नर ने. तो बेसिकली ये कोई उनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं सर. जनता को मालूम है 2000 की नोट की जब बैन आ गई तो नोट बैन वापस आया करके कांग्रेस ने बहुत चिल्लाने का काम किया. जनता ने कुछ रिएक्शन दिया क्या? आपको मालूम है क्या कुछ रिएक्शन? जनता को कोई तकलीफ हुई क्या? कुछ भी तकलीफ नहीं हुई. जनता ने हंसते हुए स्वीकारा है वो. तो ये कांग्रेस को जवाब देने का हमारा काम ही नहीं है. कांग्रेस का जवाब जनता बाय वोट देगी. वंडरफुल. तो ये 5 स्टेट में क्या होने वाला है सर? उसकी प्रेडिक्शन भी दे दें. राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में सर. एज ए प्रवक्ता आई विल से 5 राज्यों में बीजेपी जोरदार बहुमत से जीत के आएगी. वंडरफुल. एंड एज विनायक अंबेडकर पर्सनली द सेम थिंग. चलिए सर, आपसे प्राइवेट में बात करेंगे. मुझे लगता है आपको मिलने के लिए पूना आना पड़ेगा. जरूर आइए सर. यू आर मोस्ट वेलकम. और पूना में आकर के आपके साथ बहुत अच्छी मसाला चाय पीनी पड़ेगी. उसके बाद ही असल में मालूम पड़ेगा कि आपके असल में क्या विचार है. जरूर सर, वेलकम. और जब आप मुंबई आए तो कृपा करके ऑफिस में जरूर आए, बीकेसी में. जी जी जी. आपका स्वागत है. नमस्कार सर. नमस्कार. एक बार फिर आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी, सबकी, आपके टीम को भी दीपावली की शुभेच्छा. आज चित्रगुप्त पूजा है, नया साल भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और कल भाऊ बीज है, उसकी भी शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Well, the BJP says, naturally, I don't think they can say anything. They don't want to answer any questions. Why should we answer? Farm laws, I mean, you need to answer these questions at some point of time. But then, people, as he said, people are not bothered. जी, लेकिन एक Are चीज the तो people है. asking these questions? लेकिन प्रदीप जी, एक चीज तो है, सीधी सादी बात है, आप जो मर्जी कह लीजिए. एक चीज तो है, सब कांग्रेस की जबरदस्त कैंपेन चल रही है, आप कुछ भी कह लीजिए. कांग्रेस इज गेनिंग ट्रैक्शन. लोग जो हैं कांग्रेस की बात सुन रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, वो प्रभावित भी हो रहे हैं. जिसकी वजह से हो सकता है कि हर जगह पे कांटे की टक्कर हो, हर जगह पे 50-50 हो, जो भी हो. मतलब इलेक्शन रिजल्ट्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आवर ओन सोर्सेस और एट द ग्राउंड लेवल से दैट एटलीस्ट इन 3 स्टेट्स कांग्रेस इज अहेड. आगे तेलंगाना का मुझे मालूम नहीं है. तेलंगाना में बीआरएस इज डेफिनेटली अहेड एंड बीजेपी पर से तेलंगाना में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड एज फार एज मिजोरम इज कंसर्न, it has been a traditional stronghold of the Congress along with the local parties, with the MNF and everybody else. And I think the same thing will apply there. In Telangana, they've got a fantastic campaign with the Congress is concerned. They said, Yes. you vote for BJP or you vote for, no, you vote for KCR or you vote for AIMN, it goes to the BJP. The vote goes to the BJP. All the तीनों को combine कर दिया कि ये तीनों एक साथ लड़ रहा है, तो आप KCR को भी वोट दे दिया या OWC को वोट दे दिया, BJP is going. That goes to the BJP. It goes to the BJP. So, and as you said, Rahul Gandhi initially said, where's the presence of BJP? BJP doesn't have a presence. सर एक सीट आई थी पिछली बार, मुझे लगता है इस बार वो भी नहीं आएगी. 2% vote, that's what something he was saying. I Rahul don't Gandhi. think, very frankly speaking. And I hope they don't send the Prime Minister there to campaign. I mean, come on, that's embarrassing. Right at the moment with us, our old friend, Mr. Bharat Singh from the Congress Party.